बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पॉलीबिल अकाउंटिंग जिसका कोड है 7707 उसका अक्टूबर नवंबर 2020 का पेपर 2 हम करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि ये पेपर जो है इसके ऑलरेडी जो 3 सवाल हैं वो मैं करा चुका हूँ, आपको कराचीज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। पहला वाला जो था प्राइम एंट्री, बुक ऑफ प्राइम एंट्री से रिलेटेड था, लेजर के कंसेप्ट थे, ये हमने कर लिया है। सेकंड क्वेश्चन हमारा जो था वो स्पोर्ट्स क्लब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करता था, ये भी हमने कर लिया। आपको मिल जाएगा कराचीज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे पूरा कि कैसे करा है, इसके जो कंसेप्ट थे वो बहुत डिटेल्ड से मैंने बताया कि क्या होते हैं। इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड था कि इनकम स्टेटमेंट कैसे बनेंगी, एडजस्टमेंट्स कैसे हम करते हैं, कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं, ये भी हमने कर लिया था। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बेसिकली इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या आपको पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब बनते हैं तो उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं जो एब्सोल्यूट फॉर्म में आपको नजर आ रहे होते हैं। अगर कोई भी चीज एब्सोल्यूट फॉर्म के अंदर आपके पास आ रही है, यू आर नॉट इन अ पोजीशन टू कमेंट ऑन इट जब तक आपके पास कंपेरिजन नहीं होगा। लेकिन जो कंपैरिजन है दो फिगर्स का कि एक फिगर ये है एक फिगर ये है, मिसाल के तौर पर लास्ट ईयर आपका जो भी ग्रेड आया था इस साल जो ग्रेड आएगा, तो फिर आप कंपेयर करते हैं कि यार पिछले साल के मुकाबले में मैंने चीज़ों को इम्प्रूव करा या नहीं करा। अगर आपका आप 10% मिसाल के तौर पर प्रॉफिट कमा रहे थे किसी बिजनेस से और इस साल वो 5% रह गया, तो आप कहेंगे नहीं, देयर इज समथिंग रॉन्ग यार, कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है मेरी। इसी तरीके से आपका रिटर्न कम हो गया, आपका आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है, आपका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कम होता है। और आपका आप डिफरेंट किस्म की रेशोज हैं, टर्नओवर है, रिसीवेबल टर्नओवर अगर आपका कम हो गया तो इसका मकसद ये हुआ कि पैसा जो है वो आपको जितने दिन में मिलना चाहिए था कस्टमर से इतने दिन के अंदर नहीं मिल रहा है। अगर तो डिफरेंट किस्म के जो कंपोनेंट्स हैं उनके रिलेशनशिप अगर हम करके बिजनेस के ऊपर कमेंट कर रहे होते हैं तो उसे हम कहते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम इंटरप्रेट कर रहे हैं कि एक्चुअली उनके दरमियान आपस में रब्त क्या है। तो हमारा जो सवाल है आज का वो इसी से रिलेट करता है थोड़ा सा। और अगर ये आप देखेंगे बहुत आसान सवाल है, और अगर आपकी जो बेसिक फार्मूलाज हैं वो आपके जहन के अंदर हैं तो इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेट्स स्टार्ट। कार्लस ओन्स ए बिजनेस सेलिंग कंप्यूटर इक्विपमेंट, कि ये एक बिजनेस करते हैं साहब जो कंप्यूटर इक्विपमेंट को बेचते हैं। ही प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 जुलाई 2020, कि 31 जुलाई 2020 को इनके पास ये इंफॉर्मेशन थी। सेल्स इन्होंने दी हुई है $240,000, कॉस्ट ऑफ सेल्स आपको दी है $169,000। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बने इस बिजनेस को चलाने में जो खर्चा हुआ है वो ये आपका आ गया। ड्राइंग पर्सनल यूज के लिए इन्होंने जो पैसा निकाला वो आपको दिया हुआ है। कैपिटल एम्प्लॉयड का मकसद है कि एक्चुअली इस बिजनेस के अंदर पैसे कितने लगे हुए हैं। वो जो शेयर होल्डर्स इक्विटी जो बेसिक इक्वेशन है अकाउंटिंग की, एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटीज, तो वो इक्विटीज के अंदर एक तो लाइबिलिटीज होती हैं, एक नॉन करंट लाइबिलिटीज होती हैं जो आपको पे करनी होती है मोर देन 1 ईयर। एक शेयर होल्डर्स इक्विटी होती है। तो नॉन करंट लाइबिलिटीज और शेयर होल्डर्स इक्विटी को अगर हम मिलाएं तो वो कैपिटल एम्प्लॉयड बनता है। कि कैपिटल एम्प्लॉयड माने एक्चुअली कितना पैसा इस बिजनेस के अंदर लगा है जो आपको वापस करना है, और ऑनर्स का पैसा है या नॉन करंट लाइबिलिटीज हैं तो एक्चुअली उसके ऊपर रिटर्न कितना आ रहा है। ये बिजनेस कमाएगा तो इन लोगों को देगा ना, अगर नहीं कमाएगा तो कहाँ से देगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि तो इसके इसके अगेंस्ट में जज होती हैं चीज़ें कि यार हम कमा रहे हैं तो इनको देने के काबिल भी बिजनेस है या नहीं है। अगर बिजनेस प्रोग्रेस करेगा और अच्छा चल रहा है तो इनको मिलता रहेगा, अगर ये अकेला आदमी बिजनेस कर रहा है तो फिर क्या होगा, इसको इसकी इनकम मिल जाएगी। अगर शेयर होल्डर्स इक्विटी है तो उनको डिविडेंड अच्छा मिलेगा। जिन बिजनेस के अंदर डिविडेंड अच्छा मिल रहा होता है तो वो बिजनेस भी फिर उनके स्टॉक एक्सचेंज के अंदर शेयर्स, उनकी शेयर्स की वैल्यू बहुत अच्छी होती है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इन्होंने इतना करा हुआ है। कहते हैं क्या है रिक्वायर्ड के अंदर, कहते हैं कैलकुलेट द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 जुलाई 2020। प्रॉफिट कैलकुलेट करें। देखिए प्रॉफिट कैलकुलेट करना तो बहुत आसान है। ये आपको सेल्स दी हुई है, इसमें कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस कर दें, आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर दें, आपके पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये तो 3 फिगर्स आपको दी हुई है। ड्राइंग इनकम स्टेटमेंट में आता ही है, कैपिटल एम्प्लॉयड भी नहीं आएगा। 3 फिगर्स हैं, तीनों फिगर्स की मदद से आप कैलकुलेट कर लें उठा के, तो आपका
पहला वाला पार्ट, ज़िंदगी आपकी आसान हो जाएगी। प्रॉफिट फॉर द ईयर 240,000 रेवेन्यू था, कॉस्ट ऑफ सेल्स दी हुई है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। ये रेवेन्यू में से इन दो फिगर्स को माइनस करें, प्रॉफिट फॉर द ईयर 16,000 डॉलर आपके पास आ गया। तो $16,000 आपके पास ये आ गया। तो $16,000 आपके पास ये प्रॉफिट आ गया। और लास्ट ईयर 2019 में तो प्रॉफिट तो आपका बढ़ा है। पिछले साल आपका प्रॉफिट $11,550 था और इस साल जो है आपका ये बढ़ गया। तो ओवरऑल प्रॉफिट बढ़ा। अगला कहते हैं, अगला देखें क्या कहता है। अगले में कहता है प्रॉफिट मार्जिन। अब प्रॉफिट मार्जिन कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये प्रॉफिट आपके पास आ गया है और प्रॉफिट को आप डिवाइड कर दें सेल्स से। आपको देखें प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करने का फार्मूला पता है क्या होता है? नहीं पता तो समझ लें कि जो प्रॉफिट आपके पास आया है उसको ऊपर रखें, सेल्स को क्रेडिट करें। 16,000 डिवाइडेड बाय $240,000 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये प्रॉफिट मार्जिन आपका आता है। सिंपल फार्मूला है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल। याद कर लें इसको, प्रॉफिट 16,000 है, रेवेन्यू आपके दिए हुए सेल्स 2,40,000 मल्टीप्लाइड बाई 100, 6.67%। अब ये 6.67% में अगर इसके सामने रखूं, देखिए इंटरेस्टिंगली क्या हुआ इस बिजनेस के अंदर कि इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हो गया। प्रॉफिट मार्जिन कम होने का मकसद आप समझ रहे हैं, आपका प्रॉफिट तो बढ़ गया लेकिन प्रॉफिट मार्जिन जो है, नेट प्रॉफिट आपका बढ़ा लेकिन प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया। प्रॉफिट मार्जिन कम होने का मकसद ये कि कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है, या तो आपने जो सप्लायर्स आपके थे वो फिर उनसे आपने ज़्यादा, और जो आपको माल जो आपने ख़रीदा वो महंगा माल ख़रीदा आपने, क्योंकि मार्जिन आपका कम हो गया है। तो या एक्सपेंसेस जो हैं आपके, जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो अनकंट्रोलेबल हो गए हैं कि खर्चे इतने बढ़ गए हैं कि आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया। तो इन्होंने एक और ग्रॉस मार्जिन भी पूछा है आपसे। ग्रॉस मार्जिन अच्छा है, हम देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस मार्जिन कैसे कैलकुलेट करेंगे? ग्रॉस मार्जिन कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है कि सेल्स में से माइनस कर दें आप कॉस्ट ऑफ सेल्स को, तो ये ग्रॉस मार्जिन आता है। अभी जो हमने कैलकुलेट किया था वो नेट मार्जिन था। तो $2,40,000 में से $169,000 को आप माइनस करें, ये 71,000 आपके पास आता है। ये है ग्रॉस प्रॉफिट। इसको फिर डिवाइड कर दें सेल्स से। तो पहले हमने नेट प्रॉफिट को लेट करा था, मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दें। तो 71,000 को अगर मैं डिवाइड करूं $240,000 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो इट सीम्स 29.58%। ये आपका बनता है 29.58%। देखें यहाँ भी यही आ रहा है, वही करा है इसने कि इसमें से इसको कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस करके और ग्रॉस प्रॉफिट रेवेन्यू से सेल्स से डिवाइड कर लिया, 29.58%। अब देखिए 29.58% को अगर मैं यहाँ लिखता हूँ तो देखिए ये भी कम हो गया। इंटरेस्टिंगली ये है कि इसका मकसद है दो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है। हालांकि देखिए नेट इनकम आपकी बढ़ गई है, नेट इनकम बढ़ने का मकसद हुआ फिर सेल्स आपकी जो है वो ठीक ठाक बढ़ी है। इसका मकसद है सेल्स ने क्या करा कि दो किस्म के इम्पैक्ट को नलीफाई करके आपको लास्ट ईयर के मुकाबले में भी वो प्रॉफिट के ऊपर ले आई। ये देखें 16,000 है, ये बढ़ गया है। तो ये तो सही है, ये आपका इम्पैक्ट है सेल्स का कि आपका माल ज़्यादा बिका। लेकिन अगर आप प्रॉफिट मार्जिन को देखें तो वो भी ख़तरनाक है कि आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस वगैरह जो हैं वो कम हो गए, बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं आपके। और यहाँ अगर आप देखें तो एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आ रहा है कि भाई ये भी कम हो गया है। इसका मकसद है कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर गड़बड़ है। परसेंटेज टर्म के अंदर हालांकि सेल्स आपकी बढ़ी है, फिर सेल्स हमें क्योंकि पिछले साल की दी भी नहीं थी तो हमें नहीं पता कि सेल्स कितने परसेंट से बढ़ी है। लेकिन अपेरेंटली अगर हम इस बिजनेस को एनालाइज कर रहे हैं तो हमें लगता है कि जब हमारा रेवेन्यू नेट प्रॉफिट बढ़ गया और हमारा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी कम हो गया है और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी कम हो गया, तो इसका मकसद ये हुआ कि कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर भी प्रॉब्लम है और एक्सपेंसेस जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे हैं वो भी फिर ज़्यादा हो गए हैं। उनकी परसेंटेज टर्म के अंदर, एब्सोल्यूट अमाउंट के अंदर वो फिगर बढ़ी है। तो ये दो प्रॉब्लमेटिक एरियाज हैं जो अगर हम ये कंपैरिजन ना करते और ये लास्ट ईयर की परसेंटेज ना होती, जो आप समझने के लिए आप ध्यान से समझे कि इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है, कि अगर ये एनालिसिस हम ना करें तो हम कभी भी फोकस नहीं करेंगे अपने एक्सपेंसेस पे कि यार उसकी हम रीज़न ढूंढने के लिए नहीं जाएंगे कि भाई ऐसा क्या हुआ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में
कि वो इतने बढ़ गए कि हमारा नेट प्रॉफिट मार्जिन भी कम हो गया, और कॉस्ट ऑफ सेल्स में कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि जो हम माल खरीद रहे हैं वो फिर बहुत ज़्यादा उसकी प्राइस हम ज़्यादा पे कर रहे हैं, क्योंकि हमारा प्रॉफिट मार्जिन भी कम है और ग्रॉस मार्जिन भी कम है। तो दीज आर द ट्रबल्स, जो ट्रबलसम एरियाज हैं वो देखें पिन पॉइंट हो रहे हैं। अगर ये इंटरप्रिटेशन नहीं होगी, कंपेयर नहीं होगा जो एलिमेंट्स हैं, तो ये अगर मैं ऊपर जाकर देखूं तो ये तो 4 फिगर नजर आ रही है ना मेरे पास। इन 4 फिगर से पता क्या चल रहा है? कुछ भी पता नहीं चल रहा है। लेकिन जब मेरी लिंकेजेस आ रही हैं लास्ट ईयर से, मैं कंपेयर कर रहा हूं, तो मैं फिर क्या कर रहा हूं, इस बिजनेस को मैं फिक्स करने के काबिल होऊंगा कि इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर में जब ये बिजनेस जाएगा तो इसको पता है कि इसके प्रॉब्लमेटिक एरियाज हैं कौन से। जब तक आपको आपके प्रॉब्लम्स नहीं पता होंगी, आप सॉल्व कैसे करेंगे? द सेम थिंग हैपन्स इन द बिजनेस के बिजनेस के अंदर भी जब ये पता चलता है हमें कि यार यहाँ प्रॉब्लम्स हैं, तो बिजनेस फिर उस पर फोकस करता है। अब लास्ट ईयर नेक्स्ट ईयर जब ये जाएंगे तो इनके पास ये फोकस्ड एरियाज आ रहे हैं कि जिन एरियाज में इनको काम करना है। आगे आते हैं, कहता है कैपिटल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड किस तरीके से करेंगे? उसके लिए देखें नेट प्रॉफिट यूज करते हैं, जो 16,000 आपके पास आ गया है, तो इस 16,000 को ऊपर रखें आप, और डिवाइड करते हैं आप। किससे डिवाइड करेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड के। एक्चुअली कैपिटल लगा क्या है वो दी हुई है फिगर, इसने 62,000 की आपको, आप 62,000 की फिगर को नीचे रख दें, मल्टीप्लाइड करें 100 से, तो आप 16,000 डिवाइडेड बाय 62,000 multiplied by 100, it comes around 25.80 परसेंटेज। ये भी इंटरेस्टिंग फैक्ट किया है कि ये भी कम हो गया। देखें 25.80, 25.81 राउंड ऑफ करके देखें, ये आ गया, ये लिखा हुआ है, आपको मिल जाएगा एग्जाम का। आप जब देखेंगे पेपर डाउनलोड करें तो आपके पास ही पेपर होगा, तो आप आराम से देख सकते हैं। अब देखिए ये भी कम हो गया है। इसका मकसद इंटरेस्टिंगली ये है कि लास्ट ईयर के मुकाबले में मेरी इनकम तो बढ़ी, लेकिन क्या हो गया, तो देखिए डिनोमिनेटर के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं कि हमने 62,000 रखा, तो अगर ये फिगर मेरी बढ़ गई है, इसका मकसद ये हो सकता है इन्होंने कैपिटल ज़्यादा लास्ट ईयर जो उनके पास पैसे थे जो उन्होंने बिजनेस में लगाए थे, अब वो डेबेंचर्स इन्होंने इशू करे या शेयर होल्डर्स इक्विटी इनकी बढ़ी, तो इन्होंने मजीद पैसे लगा दिए उसमें। लेकिन जो मजीद पैसे लगाए लास्ट ईयर ये था, जो मजीद पैसे लगाए, इनकम हमारी बढ़ गई है। हालांकि आपने देखा कि इनकम बढ़ी हुई है, इनकम देखें बढ़ी हुई है फर्स्ट पार्ट में, ये 11,500 से हम 16,000 के ऊपर आ गए, लेकिन इसके बावजूद भी रिटर्न हमारा कम हो गया। तो इसका मकसद है फिर कैपिटल एम्प्लॉयड हमने और मजीद फंड कैपिटल लगाया बिजनेस में, और उसके हिसाब से रिटर्न हमारा कम हो गया। तो अगर हम इसको एनालाइज करें तो हम कहेंगे कि यार प्रॉब्लमेटिक एरियाज हमारे क्या क्या हैं, कि हमारे और रिटर्न क्यों कम हुआ वो हमें समझ में आ रहा है कि प्रॉफिट मार्जिन हमारा कम हो गया, ग्रॉस मार्जिन भी हमारा कम है। तो इस सवाल के हिसाब से देखूं तो जो प्रॉब्लमेटिक एरियाज हैं वो मैं दो हैं मेरे, ये दो मेरे प्रॉब्लमेटिक एरियाज हैं। यहाँ मुझे घुस के देखना पड़ेगा कि भाई ये माल जिन सप्लायर से मैं खरीद रहा हूँ कहीं महंगा तो नहीं खरीद रहा हूँ। मसला कि ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या हो गया, क्या ऐसी चीज़ें बढ़ गई हैं मेरे मेरे बिजनेस में, एक्सपेंसेस बढ़ गए कि लोगों को तो मैंने ज़्यादा नहीं रख लिया, सैलरीज तो मैं ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ, मेरी जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, जो इस कंप्यूटर को बेचने के लिए मेरी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, वो तो कहीं ऐसा नहीं कि ज़्यादा हो गई है मेरी, कि मैं ज़्यादा पैसे दे रहा हूँ, मैं लोगों को कमीशन तो ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ। मकसद मे बी देयर मे बी डिफरेंट रीजंस जिसकी वजह से ये बढ़ा, वो तो जब हम इसमें घुसेंगे जाके देखेंगे तो हमें पता चलेगा। लेकिन अगर हमने इसको बिजनेस को हमने इसकी परसेंटेज निकाली तो ये अपेरेंट चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं कि प्रॉफिट इनकम बढ़ने के बाद भी, प्रॉफिट बढ़ने के बावजूद भी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कम है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी कम है, नेट प्रॉफिट मार्जिन भी कम है, एंड दीज आर द प्रॉब्लमेटिक एरियाज। अब देखते हैं पूछता क्या है सी के अंदर। सी में कहता है, ये तो हमने परसेंटेज कैलकुलेट करने को कहा था, हमने कर लिया। आगे कहता है कमेंट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ पार्लर्स बिजनेस ओवर द 2 ईयर 2019 एंड 20, कि कमेंट करें ऑन द परफॉर्मेंस के ऊपर। ये जो मैं बातें जितनी करके आ रहा था ये सब परफॉर्मेंस के ऊपर ही हम कमेंट कर रहे थे। हम इसको ऑर्गेनाइज फॉर्म के अंदर देख लेते हैं कि क्या वही चीज़ें देखें। प्रॉफिट मार्जिन क्या हुआ? जनरल कमेंट हैज़ वर्सेंट फ्रॉम 8.56% टू 6.67, कि ये 8.56 से 6.67 जो हम देखकर आ रहे हैं। पॉसिबल कॉजेज क्या हो सकती हैं? जैसे मैंने कहा कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है इसका बहुत बड़ा पार्ट है। इसी तरीके से पुअर कंट्रोल, ये हम एक्सपेंसेस पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और अगर ये बढ़ेंगे तो ये परसेंटेज हमारी कम हो जाएगी। और इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट है जो मैंने कहा कि कॉस्ट ऑफ सेल्स, कि हम सप्लायर से ज़्यादा कीमत के ऊपर तो माल नहीं खरीद रहे हैं। एक पॉसिबल रीज़न ये भी हो सकती है, इसको ध्यान में रखें, या मेंशन नहीं है लेकिन आना चाहिए, बल्कि नहीं ये यहाँ आएगा
ग्रॉस प्रॉफिट में। ये भी देखें कम हो गया 34 पॉइंट से 29, बल्कि 29, हाँ 34 से 29 पे आ गया। पॉसिबल कॉजेज क्या है? रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस। ये भी हो सकता है कि हो सकता है सेलिंग प्राइस आपकी कम हो गई है। एक एक ये भी है, क्योंकि दो पार्ट है इसमें, सेलिंग प्राइस भी कम हो सकती है एंड परचेज फ्रॉम मोर एक्सपेंसिव सप्लायर्स। सॉरी, इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ गई। लेकिन मुझे लगता है रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस के बावजूद भी अगर रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस हुई है तो फिर सेल्स की क्वांटिटी बढ़ी है। देखिए सेल्स में दो चीजें हैं, एक क्वांटिटी है और एक प्राइस है। तो क्वांटिटी फिर बहुत ज्यादा थी क्योंकि हमारा प्रॉफिट मार्जिन आया, तो रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस के बावजूद भी हमारी जो इस दफा का जो प्रॉफिट है, हम अगर देखें जो हमने कैलकुलेट किया वो लास्ट ईयर से ज्यादा है। तो उसका मकसद है क्वांटिटी फिर ज़्यादा थी, रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस या मोर एक्सपेंसिव सप्लायर, ये रीज़न हो सकती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में ये हो सकता है कि प्रॉफिट कम हो गया। इंक्रीज कैपिटल एम्प्लॉयड, जो मैं आपसे बात कर रहा था कि हो सकता है कैपिटल इन्होंने और डाल दिया हो। और एफिशिएंट यूज़ तो हम कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि अगर इनकम भी हमारी बढ़ जाती तो भी हमें अच्छा रिटर्न मिलता। तो ये दो दो रीज़न्स हो सकती हैं इसके अंदर। और ये अगर आप करते हुए आएंगे और आपके बिजनेस के कंसेप्ट्स अच्छे हैं और आप समझते हैं, तो ये आप आराम से इंटरप्रेट दो फिगर को देख के कर सकते हैं। जैसा कि हमने यहाँ करा, तो ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। कमेंट्स भी हमने देख लिए कैसे हो रहे हैं। आगे कहते हैं कॉर्लस इज कंसर्न दैट द बिजनेस बैंक बैलेंस हैज शोन ए लार्ज डिक्रीज, के बैंक बैलेंस इसका कम हो गया है। He is considering either investing more cash from his private funds or obtaining a 2-year bank loan। कि इधर वो ये कहता है कि या तो वो अपना प्राइवेट फंड डाल दे, पैसे मजीद लगा दे इसके अंदर, या फिर ये करे कि बैंक लोन ले ले। तो अब इस सूरत में हम क्या कर सकते हैं, इसको देखते हैं। एडवाइस कार्लस विच ऑप्शन ही शुड सेलेक्ट, किस ऑप्शन को वो सिलेक्ट करेगा। जस्टिफाई योर आंसर बाय प्रोवाइडिंग वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज। देखिए एडवांटेज तो इसको, ये बैंक लोन का पर्सनल फंड का एडवांटेज ये होगा कि उसका इंटरेस्ट, नो इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, इसके कंट्रोल के अंदर होगी। इसका इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये हो सकता है कि इसको, इसका फिर अगर बिजनेस में लग गया तो इसकी पर्सनल, क्योंकि और पैसे इसने लगा दिए, बिजनेस लॉस करता है तो ये सारे के सारे पैसे डूब भी सकते हैं। तो ये इसका रिस्क है कि क्योंकि ये अभी खुद अकेला ही बिजनेस कर रहा है, तो जितने भी रिस्क होंगे इसको अकेले को बियर करने पड़ेंगे। और अगर बैंक लोन लेते हैं तो बैंक लोन का एडवांटेज ये है कि अभी फ़िलहाल आपको क्या करना पड़ेगा कि आपका जो अपना जो फंड है वो आपके पास ही रहेगा और आप इंस्टॉलमेंट के अंदर उसको पे कर सकते हैं, सिर्फ इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। और जो होल फंड है वो आप 2 साल में बैंक को पे करेंगे। तो एडवांटेज ये है कि ये जो पैसा आपके पास बच जाएगा, इसको मज़ीद आप कोई प्रोजेक्ट इस बिज़नेस के अंदर शुरू कर सकते हैं। उस पैसे को जो आपके पास है अपने किसी प्रोजेक्ट में, इसी बिज़नेस में लगा दें और बैंक से भी लोन ले लें, तो आपके बिज़नेस जो है उसकी लिक्विडिटी और अच्छी हो जाएगी, जो आपको हेल्प आउट करेगी। किस किस्म की कंप्यूटर का बिज़नेस है तो कोई प्रोजेक्ट अगर इनके पास इस नौइयत का है कि ये कंप्यूटर अगर इक्विपमेंट अपना पैसा उसको लगाते हैं और कंप्यूटर इनको मिल रहे हैं कम कीमत के ऊपर जिसको ये बेच सकते हैं, तो एक ऑप्शन इनके पास ये भी आ सकता है। तो इसके एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं, डिपेंड करता है कि ये इसको वे कर लें, इसको देख लें कि अगर एडवांटेजेस इनके हिसाब से ज़्यादा हैं तो ये उस ऑप्शन पे चले जाएं जहाँ इनको एडवांटेजेस मिलते हैं। डजेंट हैव टू बी रीपेड, कि ये रीपेड नहीं करना पड़ेगा, जैसे मैंने कहा कोई इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं देनी पड़ेगी, ना पे करना है, इनका अपना पैसा लगा हुआ है। डिसएडवांटेजेस ये हैं कि may not have enough अवेलेबल फंड्स, के जब बिजनेस में लग जाएगा तो इसके पास अपने फंड्स खत्म हो जाएंगे। और ग्रेट पर्सनल रिस्क, जैसा कि मैंने कहा कि पर्सनल रिस्क बहुत है, अकेला आदमी काम कर रहा है, डूब गया तो ये सब डूब जाएगा, ये इसका एक बड़ा डिसएडवांटेज है। लोन के अंदर एडवांटेज ये है कि इंस्टेंटली अवेलेबल, फौरी तौर पे मिल जाएगा। हैज़ 2 ईयर्स टू पे ऑफ, 2 साल आपको लगेंगे, 2 साल में आप बिजनेस स्टेबल कर सकते हैं, 2 साल में पेमेंट करनी है। अपना जो पर्सनल फंड है वो फिर एक आपके पास अल्टरनेटिव ऑप्शन के तौर पे आपको मिल जाएगा कि अगर फिर ज़रूरत पड़ती है तो पैसे तो हैं, आप लगा दें कोई अच्छा अगर प्रोजेक्ट है तो। डिसएडवांटेज ये है कि इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा और मस्ट बी रिपेड, आपको देना ही देना है 2 साल के बाद। और सिक्योरिटी में भी रिक्वायर्ड हो सकता है बैंक आपको ऐसे पैसा ना दे, वो आपसे कहे कि जी जो एसेट्स हैं बिजनेस के इसको आप फिर प्लेज करवा दें। प्लेज का मकसद है कि रहन रखना, कि वो रहन के तौर पे उसके पास होंगे, कि गिरवी जिसे हम कहते हैं कि अगर बिजनेस डूब जाएगा तो एसेट्स वो आपके फॉरफिट कर लेंगे, जब्त कर लेंगे।
तो इस किस्म के जब भी सवाल आए आपके पास, अब इसका आसान तरीका ये कि एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस लिखें और एक जनरल किस्म का आप सेंटेंस लिखें। इसके अंदर जनरल किस्म का सेंटेंसेस क्या लिखें, उसको लिखें कि भाई इसके अंदर ये है कि जो ये कार्लेस है तो ये इसको वे कर ले, इसको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो हमने हाईलाइट करे हैं इसको ये देख ले, तो जहां इसके एडवांटेजेस ज़्यादा हैं उस ऑप्शन को ये अवेल कर ले। ये एक जनरल सेंटेंस आप रख लें अपने दिमाग में, वो लिख दिया करें एंड में, ताकि एग्जामिनर भी खुश हो जाएगा कि यार बच्चे को पूरा पता है। अगर आप सिर्फ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिख के छोड़ देंगे तो कहेगा इसको इसके डिसीजन मेकिंग एबिलिटी अच्छी नहीं है, ये गाइड नहीं कर रहा है। तो गाइड तो फिर फैसला इसी को करना है, कॉर्लेस को। हम तो अकाउंटेंट हैं, हम ये काम कर सकते हैं कि इसको बता दें कि भाई ये एडवांटेजेस हैं, ये डिसएडवांटेजेस हैं, अब आप फैसला अपने हिसाब से कर लें। तो ये हमारा ये वाला पार्ट भी हमने कर लिया, और इसके बाद आई थिंक इट्स ओवर कि ये ख़त्म हो जाता है। तो ये हमने कर लिया, हमारे पास 4 सवाल कंप्लीट हो गए इस पेपर के। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है हमारा सॉरी वो अगला होगा, और वो है आई थिंक सस्पेंस अकाउंट और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ये इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। तो आप सब्सक्राइब करें क्राशियंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को भी जो है वो दबाएं, ताकि आपको इसके जो लेक्चर्स की इत्तला मिलती रहे कि लेक्चर आपके पास आए तो आप देख लें। और बाकी इंशाल्लाह फिर मिलते हैं हम इस अगले लेक्चर के साथ। और क्राशियंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और ये नॉलेज जो हम स्प्रेड कर रहे हैं इसको अपने दोस्तों तक भी फैलाएं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।